मेरा नाम शालिनी है। मैं एक अस्पताल के पागल खाने में नौकरी करती थी। अभी मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 महीना ही हुआ था। ये आगरा का बहुत ही फेमस पागल खाना था। ये पागल खाना अभी नया नया ही बना था। इसके बावजूद भी ये अस्पताल बहुत जल्दी फेमस हो गया था और इस अस्पताल ने काफी सारी शोहरत और दौलत भी कमा ली थी। इस पागल खाने में एक बात बहुत ही अजीब थी कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों या औरतों का ही इलाज किया जाता था। औरत की उम्र भी 40 साल के अंदर अंदर होती थी। उसके ऊपर की उम्र की औरत का यहाँ पर इलाज करने से मना कर दिया जाता था। इस पागल खाने में हर धर्म की औरतें आती थी और कुछ गरीब औरतों का इलाज तो यहाँ पर मुफ्त में किया जाता था। इसलिए तो ज्यादातर लोग दूसरे अस्पतालों के पागल खाने जाने के बजाय अपनी बहू बेटियों का दिमागी इलाज इस अस्पताल में करवाने के लिए ज्यादा अहमियत देते थे और यहाँ पर मरीजों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा जाता था। इस अस्पताल में स्टाफ के लिए भी सिर्फ जवान लड़कियों को ही रखा गया था। यहाँ पर मर्दों का कोई काम नहीं था। यहाँ पर स्टाफ की सारी लड़कियों की अलग अलग ड्यूटियां थी जो हर हफ्ते में चेंज कर दी जाती थी। शुरू में मेरी ड्यूटी इस पागल खाने के कमरों की सफाई करने के लिए रखी गई थी। मुझे हर कमरे में जाकर वहां की झाड़ू लगाना होता था। एक दिन मैं अस्पताल के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक मुझे जमीन पर पड़ा हुआ सफेद रंग का पत्थर मिला था जो लगभग मुझे हर कमरे में मिला था, जिसे देखकर मैं पहले तो घबरा गई थी कि ये पत्थर यहाँ पर कैसे आए हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद इन पत्थरों से पागल औरतें या लड़कियां खेलती होंगी और खेलते हुए ही इन लोगों ने इस सफेद पत्थरों को जमीन पर फेंक दिया होगा। इसलिए मैंने इन सारे पत्थरों को इकट्ठा किया और फिर इन सारे सफेद रंग के पत्थरों को एक थैली में बांधकर डस्टबिन में फेंक दिया था ताकि ये पागल औरतें इन पत्थर से एक दूसरे को कोई नुकसान न पहुंचा ले। इस अस्पताल में साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था, इसलिए हर रोज यहाँ मरीज की बेडशीट चेंज की जाती थी, फर्श की सफाई लगाई जाती थी, झाड़ू पोछा भी दिन में कई कई बार कर दिया जाता था ताकि जब मौजूद यहाँ पर लोग अपने पेशेंट से मिलने आए तो उन पर अच्छा असर पड़े। इसलिए फिर जब अगले दिन मैं दोबारा से मरीजों के बेड के नीचे से कूड़ा निकाल रही थी तो फिर से मुझे वही सफेद रंग के पत्थर नजर आए। इस बार फिर से मैंने इन पत्थरों को जमा करके डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन अब तो हर दिन मुझे ये पत्थर मिलने लगे थे। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर पत्थरों का यहाँ पर क्या काम है और इतने सारे पत्थरों के साथ यहाँ क्या किया जाता है। इन सारे पत्थरों को मैं खड़े होकर काफी देर तक गौर से देखती रही। फिर कुछ ही देर के बाद मैं अपनी दोस्त को बुलाकर लाई थी, जिसकी दोस्ती यहाँ आने के बाद मुझसे हो गई थी। वो लड़की बहुत अच्छी थी और उसका नाम मीनाक्षी था। वो मुझसे 2 महीने पहले से यहाँ पर नौकरी कर रही थी। यहाँ पर काम करने के दौरान ही हम दोनों की दोस्ती हो गई थी और फिर हम दोनों एक दूसरे की पक्के फ्रेंड्स बन गए थे। फिर मैंने मीनाक्षी को वही पत्थर दिखाया और कहा कि पता नहीं यहाँ पर ये पत्थर कौन लेकर आता है और इन पागल औरतों के कमरे में ये पत्थर कैसे आ जाते हैं। तो मीनाक्षी ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा था कि ये पत्थर नहीं है बल्कि ये तो फिटकरी है। इस फिटकरी को मैं ही इन पागलों के पास लेकर आती हूँ क्योंकि ऐसा करना मेरी ड्यूटी है। मैं तो मीनाक्षी की बात सुनकर हैरान रह गई थी। फिर मैंने फौरन ही मीनाक्षी से पूछा, आखिर ऐसा क्या होता है इस फिटकरी से और इन पागलों के कमरे में भला इस चीज का क्या काम है। इस फिटकरी से आखिर लोगों को क्या फायदा होता है और इस चीज को इन पागल लोगों के पास ही क्यों रखा जाता है। मैंने एक ही सांस में मीनाक्षी से काफी सारे सवाल कर दिए थे, लेकिन अगले ही पल मीनाक्षी की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे और मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे वो जो कुछ भी बता रही है क्या ये सब कुछ सच है। जब उसने मुझे बताया था कि इस फिटकरी से तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं भी आगरा के ही एक छोटे से इलाके की रहने वाली लड़की हूँ। हम 2 भाई बहन हैं। मेरा भाई मुझसे छोटा है। मेरे पापा की मौत हुई अभी कुछ ही महीने हुए हैं। मेरे पिता के मर जाने से हमारी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि मेरे पापा के मर जाने से तो हमारी जिंदगी में बहुत सुकून आ गया था। कहते हैं ना कि हर पिता एक जैसा नहीं होता। लोगों के लिए पिता का साया होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन शायद हम तो अपने पिता से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे क्योंकि मेरा पिता एक बहुत जालिम आदमी था। मेरे पापा धूम्रपान करते थे और अपने सारे पैसे इस नशे में ही लुटा दिया करते थे। वो नशा करने के साथ साथ जुआ भी खेलते थे। जब भी मेरे पापा नशा करते और जुआ खेल के हार जाते तो घर आकर हम दोनों भाई बहन के सामने मम्मी को बहुत ज्यादा मारते थे, उन पर अत्याचार करते थे और मम्मी से कहते थे कि मुझे पैसे दे दो, मैं जुआ हार गया हूँ।
फिर जब मम्मी पापा से कहती थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? आप तो घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं देते कि बेचारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। अगर पैसे होते तो मैं सबसे पहले इन बच्चों का पेट भरती। ये बात सुनकर तो मेरे पापा मम्मी पर और भी ज्यादा गुस्सा होते थे और उन पर अत्याचार कर दिया करते थे। हम भाई बहन अभी छोटे थे, इसलिए सब कुछ जानने के बावजूद भी अपनी मम्मी के लिए कुछ नहीं कर पाते थे, बल्कि एक कोने में बैठकर अपनी मम्मी को पीटता हुआ खामोशी से देखते रहते थे। और दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते रहते थे। क्योंकि मैं अपने भाई से बड़ी थी, इसलिए मैं उसको तसल्ली देती रहती थी और उसे चुप करवाने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन अब तो ये रोज का ही रूटीन बन गया था। जब भी पापा घर में आते तो खूब हंगामा करते थे। आसपास के लोगों को भी पता चल गया था कि मेरे पापा की आदत बहुत खराब है। जब मेरे पापा जुआ जीत जाते थे तो कई कई दिन घर पर नहीं आते थे, बल्कि नशा करके अपने दोस्तों के पास ही पड़े रहते थे और जो जुए में पैसे जीते होते थे उन सभी को खत्म कर देते थे। उन्हें हम मासूम बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने कभी हम बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्हें तो हमेशा अपने आप से ही मतलब होता था। मेरे पापा ने घर का सारा सामान तक बेच डाला था। मजबूरी में जाकर मम्मी को घर से बाहर निकलना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भी तो पेट पालना था। अगर हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता तो हम लोग तो भूख से मर जाते। इसलिए मेरी मम्मी ने कदम उठाया कि वो लोगों के घरों में जाकर काम किया करेंगी। मेरी मम्मी ने लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमें 2 वक्त का खाना मिलने लगा था। मेरी मम्मी को जो सैलरी मिलती थी उससे वो घर का खर्च करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी मम्मी के कंधों पर आ गई थी और पापा तो बड़ी बेफिक्री से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मम्मी सुबह होते ही लोगों के घरों में काम करने के लिए चली जाती थी और मम्मी के काम पर चले जाने के बाद मैं अपने भाई को नाश्ता देती और फिर घर की सफाई करती और खाना भी मैं ही पकाया करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कम उम्र में ही ये सब कुछ सिखा दिया था। पर मैं तो पढ़ना चाहती थी, मुझे पढ़ने की बहुत तमन्ना थी। मैं अपने छोटे भाई से पूरे 10 साल बड़ी थी। मेरे नाना नानी दोनों ही इस दुनिया से चले गए थे। उन दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेरी मम्मी एक अच्छी और खाते पीते घर में रहती थी। मेरी मम्मी के पापा काफी मेहनती और अच्छे इंसान थे, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर में हर फैसिलिटी मौजूद की हुई थी। मेरे नाना नानी की मौत के बाद मामा को मम्मी बोझ लगने लगी थी और उन्होंने जल्दी ही अपने बोझ को अपने सर से उतारकर फेंक दिया था और मेरी मम्मी की शादी बिना कुछ सोचे समझे ही एक बिगड़े हुए इंसान के साथ कर दी थी। फिर मामा जी ने कभी भी पलटकर मम्मी को नहीं देखा था। उन्होंने कभी दोबारा पलटकर मेरी मम्मी की खबर तक नहीं ली थी कि वो अपने ससुराल में कैसे रहती हैं, कैसे नहीं, आखिर वो किस हाल में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। शायद कुछ भाइयों के लिए बहनें इस तरह से बोझ बन जाती हैं कि वो उनकी जिंदगियों को अपने हाथों से ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे के साथ की हुई गलती एक न एक दिन अपने आगे भी जरूर आती है। शादी के 1 साल बाद ही मैं पैदा हो गई थी। लेकिन फिर मेरे पैदा होने के बाद जब भी मम्मी प्रेग्नेंट होती तो पापा मम्मी को नशे की हालत में बहुत ज्यादा मारते थे, जिसकी वजह से मम्मी की प्रेगनेंसी खत्म हो जाती थी। और फिर इस तरह से पूरे शादी के 9 साल बाद मेरा भाई पैदा हुआ था। मेरे भाई का नाम राहुल था। राहुल के पैदा होने पर मेरे पापा को तो कोई खास खुशी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे भाई के जन्म पर मैं और मेरी मम्मी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था कि तुम्हारा भाई ही अब हमारी किस्मत को पलटेगा। ये बड़ा होकर जब अपनी माँ के लिए पैसा कमाएगा तो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। मेरे भाई के जन्म के बाद मम्मी ने पापा के मना करने के बाद भी मेरा एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं, जहां पर फीस बहुत ही मामूली सी थी और कोर्स वगैरह भी फ्री में मिल जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पापा हर दिन घर में हंगामा कर दिया करते थे और कहते थे कि अपनी बेटी पर पैसे बर्बाद मत करो, ये तो पराए घर की है, यहाँ से चली जाएगी, इसीलिए इस पर पैसा खर्च करना बेकार सी बात है। मेरे पापा का कहना था, जो पैसे तुम अपनी बेटी पर लगाती हो, अगर वो तुम मुझे दे दोगी तो वो सारे पैसे ही शाम तक डबल हो जाएंगे और डबल करके मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। मम्मी तो बस पापा की बात सुनकर अफसोस की वजह से सर हिलाती रह जाती थी। वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपने पापा के इतना हंगामा करने की वजह से भी सिर्फ 5th क्लास तक ही पढ़ पाई थी, क्योंकि जब एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आई थी तो उस दिन भी पापा ने मम्मी को रूटीन के मुताबिक बहुत मारा था।
न जाने क्यों उस दिन मुझे अपनी मम्मी को इस हालत में देखकर कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पापा मेरी वजह से मेरी मम्मी को बुरी तरह से मार रहे थे। मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने मम्मी को मारने के लिए हाथ में डंडा उठा लिया था। मैं जल्दी से पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी मम्मी के लिए स्टैंड लिया। मैंने अपने पापा के हाथ से डंडा छीन लिया और कहा कि अगर आपने मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की तो मैं सारे गांव में चीख चीख कर सबको बता दूंगी कि आप मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसके बाद सारे गांव वाले आपकी खूब बेइज्जती करेंगे और अगर फिर भी आप नहीं समझे तो मैं पुलिस में जाकर आपकी रिपोर्ट लिखवा दूंगी, क्योंकि स्कूल में हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में सिखाया जाता था। हमें स्कूल में बताया गया था कि जुल्म को खामोशी से मत सहो और उसको बर्दाश्त मत करो। अगर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो तुम्हारे लिए उस पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने घूरती हुई नजरों से पापा की तरफ देखते हुए उनसे ये सवाल किया था कि आखिर कब तक आप मेरी मम्मी को इस तरह जानवरों की तरह पीटते रहोगे और हम खामोश होकर ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे। प्लीज पापा, अब भगवान के लिए बस कर दो ये सब कुछ करना, और अब ज्यादा हमसे ये सब कुछ नहीं सहा जाता। मेरी बात सुनकर तो मेरे पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उन्होंने फौरन मेरे हाथ से डंडा छीन लिया और मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं एक कमजोर बच्ची थी, इसलिए मैं थप्पड़ लगने के बाद दूर जाकर जमीन पर मुंह के बल गिर गई थी। फिर मम्मी भागते हुए मेरे पास आई और मुझे गले से लगाकर खूब रोने लगी थी। पापा ने तो सारा घर सर पर उठा लिया था और वो चीखते हुए मुझसे कह रहे थे कि अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू अपने पिता से मुकाबला करने पर उतर आई है। फिर पापा ने बैग में से मेरी सारी बुक्स निकाली थी और उनको फाड़कर आग लगा दी थी। पापा एक बार फिर से मम्मी पर चिल्लाने लगे थे। उन्होंने मम्मी से कहा कि इसी दिन के लिए इसे स्कूल में भेजा था कि एक दिन अपने पिता के सामने खड़ी होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बदतमीजी करेगी। फिर पापा ने मम्मी से कहा था कि देख सविता, अब अगर मैंने दोबारा स्कूल जाते हुए इसे देख लिया ना तो तुझे उसी वक्त हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल दूंगा और साथ में तेरे दोनों बच्चों को भी। फिर तू बेसहारा हो जाएगी, सोच लेना। ये सब कहने के बाद मेरे पिता घर में नहीं रुके थे। वो तेजी से निकलकर घर से बाहर चले गए थे। पापा के जाते ही मम्मी ने नाराजगी से मेरी तरफ देखते हुए मुझसे पूछा कि भला तुझे क्या जरूरत पड़ी हुई थी कि तू अपने पिता से इस तरीके से बात करे। मैंने भी अपने आंसू साफ करते हुए मम्मी से कहा था कि मैंने कौन सा कोई गलत बात कह दी थी जो उनको इतना गुस्सा आ गया था। मैंने तो हालात से तंग आकर आपकी साइड लेकर ही बात की थी। फिर मैंने मुंह बनाते हुए मम्मी से कहा था कि अच्छा ही होता वो हमें घर से बाहर निकाल देते, कम से कम हमारी जिंदगी में भी थोड़ा बहुत सुकून आ जाता और हम सबको ही इस परेशानी भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाना था। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी को तो बहुत गुस्सा आ गया था और वो मुझसे कहने लगी थी कि खबरदार, दोबारा कभी भी ऐसी बात मजाक में भी अपने मुंह से मत निकालना। तुम खुद दिमाग लगाकर सोचो कि अगर तुम्हारे पापा ने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे सर पर एक ही तो छत है। तुम जानती हो कि हमारा इस दुनिया में कोई भी ठिकाना नहीं है। ये एक ही छत है और हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। फिर सड़कों पर धक्के खाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं होगा। पहले ही हम लोग 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल के साथ खाते हैं, फिर हम अपने रहने का इंतजाम कैसे करेंगे। फिर मम्मी कहने लगी, वैसे भी जालिम दुनिया में एक मर्द के सहारे की बहुत जरूरत होती है। मुझे मम्मी की बातों से कुछ समझ नहीं आ रही थी, जबकि मैं तो यही समझती थी कि दुनिया जालिम नहीं है, जालिम तो मेरा पिता है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर तरह तरह से अत्याचार करता है। उस दिन के बाद मैं कभी स्कूल नहीं गई थी। बस अब तो मेरी मम्मी मेरी शादी कर देना चाहती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि उनकी दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो जाए। मेरी मम्मी की दोस्त भी कुछ ज्यादा अमीर नहीं थी। उनका इकलौता बेटा था और मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। मेरी मम्मी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। घर के हालात देखकर मम्मी ने मेरी शादी जल्दी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मम्मी को हमेशा बस एक ही डर लगा रहता था कि कहीं पापा किसी दिन जुए में अपनी बेटी को ही न हार जाएं। इसलिए मम्मी ने बिना देर किए ही अपनी सहेली से उनके बेटे के रिश्ते के लिए मेरी बात की। मेरी मम्मी के दोस्त ने कहा था कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है और सुंदर भी है। उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। वो खुश हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा था कि आप परेशान मत हो, मैं जल्दी ही आपकी बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा, सविता, मेरी कोई बेटी नहीं है,
मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। उन्होंने कहा, सविता, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी भी यही चाहत है कि तुम्हारी बेटी शालिनी मेरे बेटे की पत्नी बन जाए, और तुमने आज ये रिश्ता मांगकर मेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उन्होंने कहा, अब मैं शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा तो सुबह सवेरे ही काम पर चला जाता है और मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे होने वाली सास से दहेज के बारे में पहले ही बात कर ली थी कि मैं बहुत गरीब हूँ। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें दहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। मेरी मम्मी की सहेली ने कहा था कि मैं जानती हूँ तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है, मैं तुमसे दहेज ही नहीं लूंगी, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है जिसे तुम्हें जरूर पूरी करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को अपनी बेटी के साथ एक कार भी लेकर दो। अपने दोस्त की बात सुनकर मेरी मम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी और उनसे कहने लगी, तुम तो मेरे घर के हालात को अच्छी तरह से जानती हो ना। लोगों के घरों में काम करके तो मैं घर का खर्च चलाती हूँ, इसके अलावा तो मेरी और कोई आमदनी भी नहीं है, इसलिए कार देना तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक दहेज की बात है तो मैं उसमें थोड़ा बहुत सामान अपनी बेटी को लेकर दे दूंगी। फिर मेरी मम्मी के दोस्त ने भी मम्मी की बात सुनकर फौरन ठाट के साथ कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए तो मैं तुमसे दहेज लेने से इनकार कर रही हूँ। और फिर मेरे घर के सामान रखने के लिए भी जगह नहीं है, तभी तो सिर्फ कार के लिए ही कह रही हूँ। तुम देख लो आखिर कब तक तुम कार का इंतजाम कर पाओगी। हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि हमें इतनी भी कोई जल्दी नहीं है शादी की। फिर मेरी मम्मी अपनी सहेली की बातें सुनकर खामोश हो गई थी और मायूसी के साथ उठकर वहां से घर वापस आ गई थी। मैंने अपनी मम्मी के चेहरे को उदास देखा तो उनसे इसकी वजह पूछी। मेरे कई बार पूछने पर भी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी उठी और अपना एक छोटा सा पर्स निकालकर बैठ गई थी, जिसमें मम्मी पापा से छुपाकर पैसे रखती थी, क्योंकि पापा घर पर नहीं थे, इसलिए वो बेफिक्री के साथ पैसे गिनने लग गई थी। मैं बचपन से ही मम्मी को देखती आ रही थी कि हर महीने के आखिर में जब उनको सैलरी मिलती थी तो वो उन पैसों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती थी, और फिर आधे पैसों से मम्मी घर में राशन भर देती थी और आधे पैसे हमेशा इस पर्स में छुपाकर रख देती थी। और फिर पापा के इतना करने के बावजूद भी मम्मी ने पापा को कभी भी इन पैसों के बारे में नहीं बताया था। आज जब मैंने उन्हें इतने सालों के बाद इन पैसों को बड़ी ही आस के साथ गिनते हुए देखा तो मैंने मम्मी से पूछ लिया था कि मम्मी, आपने आखिर इन पैसों को क्यों जमा किया है? तो मम्मी मुझे मुस्कुराकर देखने लगी और फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटी, ये पैसे मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारी शादी के लिए जमा कर रही थी, ताकि जब भी तुम्हारी शादी हो तो ये पैसे हमारे कुछ काम आ सके। लेकिन इन पैसों को गिनकर मम्मी बड़ी ही मायूस हो गई थी, क्योंकि ये पैसे तो इतने सालों में जमा करने के बावजूद भी सिर्फ 20,000 रुपए ही निकले थे। मैं मम्मी को इस तरह मायूस देखकर बहुत परेशान हो गई थी, तो इसीलिए मैंने मम्मी से फौरन ही पूछा कि क्या हुआ है आपको, आप नाराज क्यों हो गई हो? तो फिर मम्मी ने मुझे बताया कि बेटी, मैं आज तुम्हारे रिश्ते की बात करने अपनी सहेली के घर पर गई थी। उन्होंने रिश्ता तो पक्का कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें हमसे दहेज नहीं चाहिए, बस अपने बेटे के लिए एक बड़ी सी कार चाहिए। और आज इस महंगाई के दौर में मैं साइकिल खरीद कर नहीं दे सकती, तो फिर कार कहाँ से खरीद कर दूंगी, जबकि हमारे पास तो सिर्फ यही 20,000 रुपए हैं। इन पैसों में तो मैं शायद तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती। रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं इस रिश्ते को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। मैंने मम्मी से कहा कि आपके दोस्त ने इस तरह की बात क्यों की, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि हम लोग कितने गरीब हैं। अगर वो बाइक की बात करती फिर भी ठीक था, लेकिन कार, अगर हम अमीर होते तो जरूर कार का बंदोबस्त हो जाता। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम उसकी तरफ से अपना दिल खराब मत करो, मेरी दोस्त हमारे घर के हालात को अच्छी तरह से जानती है, तभी तो उसने दहेज नहीं मांगा। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने मम्मी से कहा, आपके दोस्त दहेज ले या फिर कार, बात तो एक ही है। मम्मी ने मुझे समझाने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि पापा जो न जाने कब से खड़े हुए दरवाजे पर हमारी बातें सुन रहे थे, फौरन वो अंदर आए और मम्मी के हाथ से पैसे छीनकर उन्होंने अपनी जेब में रख लिए और फिर मम्मी को बालों से पकड़कर मारना शुरू कर दिया था और पागलों की तरह बस उन्हें मारते ही चले जा रहे थे। ये भी नहीं देख रहे थे कि उन्हें कहाँ चोट लग रही है और कहाँ नहीं। वो मम्मी से कह रहे थे कि तूने मुझे धोखा दिया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, तूने ये पैसे मुझसे क्यों छुपाए? और फिर मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे कि इस मनहूस लड़की के लिए तूने मुझसे सारी उम्र झूठ बोला। मैं मम्मी को बचाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि पापा ने मुझे भी मारना पीटना शुरू कर दिया।
मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। पापा ने मम्मी को एक तरफ धक्का दिया और खुद घर से बाहर जाने लगे थे। मम्मी ने भी हिम्मत नहीं हारी थी, बल्कि जल्दी से उन्होंने पापा का रास्ता रोक लिया था और फिर पापा पर चिल्लाने लगी थी, निकालो, मेरे पैसे कहाँ हैं? ये मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं तुम्हें इनको ले जाने नहीं दूंगी। मैंने आज पहली बार अपनी मम्मी को पापा पर चिल्लाते हुए देखा था, लेकिन पापा किसी की भी परवाह किए बिना ही पैसे लेकर जा चुके थे। पापा के इस तरह से पैसे ले जाने पर मम्मी को बहुत ज़्यादा शॉक लगा था और वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई थी, क्योंकि ये पैसे मेरी मम्मी सालों से इकट्ठा कर रही थी और इन पैसों को मेरे पापा जुए में हारने के लिए ले गए थे। फिर मम्मी को इस हालत में देखकर मैं चिल्लाने लगी थी कि कोई हमारी मदद करने के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया था, बल्कि आस पड़ोस के लोग आकर खड़े हो गए थे और फिर तमाशा देखकर चले गए थे। फिर मैं बड़ी मुश्किल से अपनी मम्मी को सरकारी अस्पताल में ले गई थी, क्योंकि किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने मम्मी का चेकअप किया था। मम्मी को गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर तो मैं ज़मीन पर गिर गई थी और मैंने रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि बस मेरी एक मम्मी ही तो थी जो हम दोनों भाई बहन की परवाह करती थी, जबकि पापा ने तो आज तक कभी भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई थी और वो भी बीमार हो गई थी। मम्मी के साथ साथ अब मुझे इस बात की फिक्र थी कि आखिर अब कौन हमारा सहारा बनेगा और हम कहाँ से खाएंगे। डॉक्टर ने 2 दिन के बाद ही मेरी मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया था। मैं मम्मी को लेकर घर आ गई थी। अब मैं सारा दिन मम्मी के पास बैठी रहती थी और उनकी सेवा में लगी रहती थी। दिन रात में उनकी फिक्र में आंसू बहाती रहती थी, क्योंकि घर का सारा राशन खत्म हो गया था और मेरा भाई भी भूख से तड़प रहा था। हम दोनों भाई बहन सारा दिन रोते रहते थे। 2 दिन तक तो पापा घर नहीं आए थे और ना ही उनकी कोई खबर थी कि वो कहाँ पर हैं और उन पैसों के साथ उन्होंने क्या किया। लेकिन फिर तीसरे ही दिन कुछ लोग पापा की लाश लेकर हमारे घर पर आए थे। उनके मुताबिक पापा के पास जो पैसे थे उनमें से आधे वो जुए में हार गए थे और बाकी जो बचे थे उन पैसों से मेरे पापा ने शराब पी ली थी, लेकिन वो शराब जहरीली निकली थी, जिसकी वजह से मेरे पापा के साथ साथ और भी दूसरे लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। पापा ने अपनी सारी जिंदगी हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा नहीं किया था, इसको हम कभी नहीं भुला सकते। इसलिए पापा के मर जाने से हमें कोई खास दुख नहीं हुआ था। अब हमारे घर में भूखा रहने की नौबत आ गई थी, इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दिया था। मम्मी की जगह पर अब मैं लोगों के घरों में काम करने के लिए जाने लगी थी, लेकिन ये लोग मुझे काम ज्यादा करवाते थे और पैसे कम दिया करते थे। इसके अलावा सारा दिन हर छोटी छोटी बात पर डांट खानी पड़ती थी, इसलिए मैंने जल्दी ही लोगों के घरों का काम करना छोड़ दिया था और एक बार फिर से नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। लेकिन मैं अपनी हर कोशिश के बावजूद भी लगातार नाकाम हो रही थी। फिर एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने मुझे हमारे ही शहर में बने हुए एक पागल खाने के बारे में बताया, जो कि अभी नया नया बना था, और मुझसे कहा था कि ये एक प्राइवेट अस्पताल है और इस अस्पताल की ओनर एक बूढ़ी औरत है, इसलिए वो तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए तुम्हें आसानी के साथ नौकरी दे देगी। मैं अगले ही दिन उस अस्पताल में चली गई थी और फिर ऐसा ही हुआ था। वहाँ की ओनर ने मुझे आसानी से नौकरी पर रख लिया था। मेरी पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मुझे साफ सफाई के लिए रख लिया था और मुझे सैलरी भी अच्छी ऑफर की थी। मैंने इस नौकरी को अपने लिए बहुत लकी समझा और फौरन ही इस नौकरी को एक्सेप्ट कर लिया था। शुरू में मुझे अस्पताल में वहाँ के टॉयलेट बाथरूम साफ करने की ड्यूटी दी गई थी। फिर कुछ दिनों बाद मेरी ड्यूटी चेंज कर दी गई। मुझे अस्पताल के सारे कमरों में झाड़ू लगाने का काम दिया गया था। जिस दिन मेरी ड्यूटी चेंज हुई थी, उस दिन से लगातार मुझे पागल औरतों के कमरे से झाड़ू लगाते टाइम पर सफ़ेद रंग का पत्थर टाइप जैसी कोई चीज़ मिल रही थी। फिर एक दिन मैंने इस पत्थर के बारे में अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये पत्थर नहीं है, ये तो फिटकरी है। मेरी फ्रेंड मुझसे पहले से यहाँ पर नौकरी कर रही थी और इसी अस्पताल में मेरी उससे फ्रेंडशिप हुई थी। उसने मुझे बताया कि ये फिटकरी हर पागल औरत या फिर लड़की को इस्तेमाल करवाई जाती है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर इस चीज़ का भी किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मेरे फ्रेंड ने बताया कि इस फिटकरी पर एक अजीब तरह का केमिकल लगाया जाता है। फिटकरी की वजह से इस केमिकल का असर फिटकरी पर लगते ही कम हो जाता है,
जिसकी वजह से ये जानलेवा नहीं बनती। लेकिन अगर इस केमिकल को फिटकरी पर लगाने के बजाय डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाए या फिर किसी और तरीके से, तो उस इंसान की मौके पर ही मौत भी हो सकती है। अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उससे पूछा था कि आखिर इस तरह के जहरीले केमिकल को इस्तेमाल करने की वजह क्या है। उसने बताया कि इस केमिकल से हर पागल औरत या लड़की को बेहोश किया जाता है। उसके बाद इन लोगों से जो कुछ कहा जाए वो वैसा ही करती हैं, क्योंकि ये अपने होश खो बैठती हैं। फिर इन लोगों को एक अलग बने हुए कमरे में ले जाया जाता है। फिर वहां पर इन सब का एक खास तरीके से मेकअप किया जाता है और इन्हें अच्छे अच्छे टाइप के कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि ये लोग खूबसूरत लग सके, जो पहले से ही बदसूरत होती है। या फिर कुछ औरतें मोटी टाइप की होती है जिनका शरीर भद्दा सा होता है, रंग काला होता है या कुछ ज्यादा ही पतली होती है। जिन लड़कियों के अंदर कोई ना कोई कमी होती है उन लड़कियों का इस टाइप से मेकअप किया जाता है जैसे उन लड़कियों के चेहरे पर काफी सारे घाव हैं। उनका चेहरा मेकअप के जरिए बिगाड़ दिया जाता है, जैसे किसी ने उनके ऊपर एसिड फेंक दिया है या फिर किसी के बहुत गहरी चोट लग गई है। इन लड़कियों को मेकअप के तरीके से अलग अलग रूप दे दिया जाता है। कुछ खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत औरतों को मेकअप से खूबसूरत बना दिया जाता है। कुछ बदसूरत औरतों और लड़कियों को मेकअप से बदसूरत बना दिया जाता है। जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनका मेकअप करने के, उनको अच्छे से तैयार करने के बाद रात के टाइम पर उनको उनके मालिक के यहाँ भेजा जाता है, जहाँ जाने के बाद वो उस आदमी की रातें हसीन करती हैं। और जिन्हें बदसूरत किया जाता है उनका अच्छे तरीके से मेकअप करने के बाद उनको दिन निकलते ही हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। उनका इस तरीके से मेकअप किया जाता है ताकि उनके अपने ही उनको पहचान न सके। ये लड़कियां तो नशे की हालत में होती हैं, ये तो अपनों को पहचान ही नहीं सकती। ये लोग जो भीख मांग कर लाती हैं वो सब ओनर अपने पास रख लेती है। सुबह जब ये लड़कियां अपने होश में आती हैं तो उनको आपस में कुछ भी याद नहीं रहता कि कौन सी लड़की कहाँ पर किसके साथ रात गुजारने के लिए गई थी या फिर कौन सी औरत ये लड़की दिन में कहाँ पर भीख मांगने के लिए गई थी। रात को जिन लड़कियों को अमीर आदमियों के हवाले कर दिया जाता है वो मैडम को बहुत सारे पैसे देते हैं, और जो दिन को भीख मांगती है उनकी भी वीडियो बनाकर अलग अलग देश में भेजी जाती है ताकि उनके लिए डोनेशन आ सके। और जो उनका डोनेशन आता है वो भी ओनर अपने पास रखती है। ओनर तो इन लोगों के सहारे अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही है और दूसरी कंट्रीज में जाकर घूमती फिरती है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि इन लोगों के घर वाले कितने भरोसे के साथ इनको यहाँ छोड़कर जाते हैं और ये मैडम कितनी प्लानिंग के साथ इन सब का फायदा उठा रही है। और मेरी फ्रेंड ने एक हैरान कर देने वाली बात ये भी बताई कि अगर रात को जाने वाली लड़की कभी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए भी उसका इलाज इसी अस्पताल में किया जाता है। यहाँ पर पूरा एक ग्रुप है जो कि ये सब कुछ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मैडम के कहने पर, क्योंकि सभी का मुंह बंद करने के लिए और इस गलत काम में शामिल होने के लिए सबको पैसे दिए जाते हैं। और तो और इन सब का इलाज चलता है, उसके लिए भी उनके घर वाले मैडम को पैसे देकर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर तरफ से मैडम के पास लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। इतनी सीधी और साफ दिल दिखने वाली औरत इतनी भी खराब हो सकती है, ऐसा तो कोई नहीं जानता था। ये औरत बूढ़ी जरूर थी लेकिन बहुत ही ज्यादा चालाकी से इन लोगों का फायदा उठाकर पैसे कमा रही थी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मुझे ये सब पसंद नहीं आया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि इस गोरख धंधे को मैं खत्म करके ही रहूंगी। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा भी था, शालिनी इस बारे में किसी को मत बताना वरना तुम बहुत बुरी तरह से फंसोगी। मुझे फंसने का कोई डर नहीं था। मैं चाहती थी कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने खुलकर आ जाए, लेकिन मुझे बस डर इस बात का था कि अगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो मेरा क्या होगा। मैं तो खुद एक गरीब लड़की हूँ और यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं औरतों की ऐसी हालत को नहीं देख सकती थी। इन औरतों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। जब ये सब लोग होश में होती थी तो नॉर्मल तरीके से बात करती थी। इन लोगों को पता ही नहीं होता था कि उनके साथ रात को क्या किया जा रहा है। मैंने बड़ी हिम्मत की और पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया। पुलिस भी सबूत मांगती है, लेकिन मैंने पुलिस वालों को यकीन दिलाया था कि मैं आप लोगों की मदद करूंगी। पुलिस वालों ने कहा था कि आप हमारी किस तरह से मदद कर सकती हो। मैंने उनको तरीका बता दिया था, फिर हमें इस प्लान के हिसाब से चलना था। पुलिस वालों ने अपनी ही एक लेडी कांस्टेबल को पागल बनाकर उसको उसी पागल खाने में भर्ती करने के लिए भेज दिया था। वो जो पुलिस कांस्टेबल थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो जानती थी कि कभी उन्हें फिटकरी बहाने से दी जा सकती है,
क्योंकि सबको लगता था कि वो पागल है, लेकिन वो तो नॉर्मल थी। जब उन्हें रात के टाइम पर फिटकरी सूंघने के लिए दी जा रही थी, तब उन्होंने अपनी नाक में पहले से ही रुई ठूंसी हुई थी। डॉक्टर को दिखाने के लिए उन्हें सांस नहीं ली थी और अपनी नाक के आगे फिटकरी को लगा लिया था। सबके सामने पुलिस कांस्टेबल नेहा ने यही रिएक्ट किया जैसे उसकी हालत बेसुध हो गई है और वो अपने होश खो बैठी है। मैं नेहा का साथ दे रही थी और अब तो नेहा के आगे भी सब कुछ खुलकर आ गया था, इसलिए मुझे नेहा को मेकअप रूम में ले जाने के लिए कहा गया था। मैं नेहा को मेकअप रूम में लेकर चली गई थी। नेहा के कपड़ों में एक कैमरा लगा हुआ था जिससे पुलिस सब कुछ कवर कर रही थी। जब नेहा का मेकअप किया गया और उन औरतों का भी वहां पर मेकअप किया जा रहा था जिन्हें भीख मांगने के लिए सुबह ले जाना था। नेहा पूरी तरह से तैयार हो गई थी। अब फिर उन्हें उसी आदमी के हवाले कर दिया गया जिसने उन्हें खरीदा था। नेहा को उस आदमी के घर जाने के लिए गाड़ी में बिठाया ही जा रहा था। इतनी देर में ही पुलिस आ गई और पुलिस ने पूरे अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया था और वहां पर जितने भी लोग इस काम में शामिल थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। मैडम तो उस टाइम अस्पताल में नहीं थी, वो अपने घर पर थी। पुलिस ने उन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मैडम के घर पर भी छापा मार लिया गया और उनको सबूतों के साथ अरेस्ट कर लिया गया। जब वहां के स्टाफ की पिटाई लगाई गई, जो लोग उनके साथ मिले हुए थे उन्होंने सारी सच्चाई खुलकर बता दी। मैडम को पता ही नहीं चल सका कि उनकी सच्चाई किसने खोली है। सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और सारे मीडिया में ये बात फैल गई थी। पूरे शहर में इस अस्पताल को बदनाम कर दिया गया था और कोर्ट का फैसला आया था कि इस अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। वहां की जितनी भी औरतें और लड़कियां थीं जिनके साथ इलाज के नाम पर ये सब कुछ हो रहा था, उनके घर वालों को उनके नुकसान के लिए मुआवजा भी दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सब दिमागी तौर पर डिस्टर्ब थीं और उनको ठीक करने के लिए ही तो उनके घर वाले इस अस्पताल में छोड़कर गए थे। लेकिन यहाँ तो उनके साथ धोखा किया जा रहा था और घर वालों के पैसे काफी हद तक अपने पेशेंट को ठीक कराने की वजह से जाया हो चुके थे। यहाँ तक कि जब लोगों को ये बात पता चली कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो सरकार ने मुझे भी 50 लाख रुपए दिए थे मेरी बहादुरी पर और पुलिस को ये सब कुछ सच बताने पर। मेरी इस बहादुरी से सब लोग बहुत खुश हुए थे। मेरी माँ भी मेरी इस बहादुरी पर बहुत खुश थी। उन पैसों से मैंने अपनी मम्मी के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया था और हमारे घर के हालात भी बहुत सुधर गए थे। उन पैसों से मैंने अपने एक अलग कपड़े बेचने का काम शुरू कर लिया था और एक बहुत बड़ा शोरूम खोला था। मुझे अब मम्मी की सहेली के बेटे से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब मैं पैसा कमाना चाहती थी। इसलिए मेरी मम्मी ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब मैं अपनी मम्मी और भाई के साथ इस दुकान पर बैठकर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये मेरे सच बोलने का नतीजा है और मेरे हिम्मत दिखाने का। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और ऐसे लाचार लोगों की मदद कीजिए जिन्हें मदद की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।